प्रोग्राम जियो पाकिस्तान का, जिसमें आपको ज्वाइन करेंगे अब्दुल्ला सुल्तान और हुमा। कैसे हैं आप लोग? क्या कुछ होगा आपके प्रोग्राम में? आज बड़ा अहम दिन है क्योंकि पैनामा केस की समाअत आज फिर सुप्रीम कोर्ट में होगी। आपके पास क्या कुछ डिटेल्स हैं, क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन? हिफ्सा, हाउ आर यू? अच्छा, पैनामा केस की जब तक बात होती है तो वो समाअत अब हर रोज होनी है, तो वो मतलब उसका एक लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस था, अभी भी है, लेकिन अब तो रोज की बात होगी। वी आर मोर एक्साइटेड अबाउट आज हमारे शो में और क्या चीजें होनी है। जैसे कि आज हमारी एक स्पेशल गेस्ट है, वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट हर। वो अपनी नई फिल्म है, पहली फिल्म जो बना रही है, शी इज कमिंग टू प्रमोट दैट। और हम बात कर रहे हैं मेहताब राशिदी साहिबा की, एन आइकॉन फॉर पाकिस्तान। उनसे हमारी मुलाकात होगी, उनके बेटे भी आएंगे, तो वी आर वेरी एक्साइटेड। And yes, there's a lot more to coming up. Thank you so much Arza and good morning to all of you जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है। मेरा नाम है अब्दुल्ला और मेरा साथ दे रही हैं आज के शो में हुमा अमीर शाह। स्टॉप, आज किस शो में? आज इन हर रोज इस शो में, और हम कहेंगे जियो पाकिस्तान, जीते रहो पाकिस्तानियों। आज के शो में बात होगी चाय वाला की। उस्ताद फतेह अली खान साहब को याद करेंगे, मैच का भी होगा तस्करा और सियासी दाव पेच वो भी जरा डिस्कस करेंगे। तो आपको पता ही चलता रहता है, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर शो। लेकिन लेट्स स्टार्ट इट, और सबसे पहले टॉप स्टोरीज। पैनामा लीक्स केस की नई समाअत का दूसरा दिन आ गया। केस रोज सुना जाएगा तो फैसला भी जल्द आएगा। अपनी अपनी जीत की उम्मीद लगाए सब फरीक पुरुमीद है। शरीक चेयरमैन के इन होते ही चेयरमैन पीपल्स पार्टी सियासी मंजरनामे से गायब हैं। पीपी रहनुमा दावा तो कर रहे हैं कि सब कुछ बिलावल के हाथ में है, लेकिन हकायक ऐसे मालूम नहीं होते। तैयबा की चीखें उसके बाप के कान में ना पड़ी हो, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने मामले की तय तक पहुंचने की ठान ली। Okay, so I think let's get cricket out of the way. सबसे पहले उसी की अपडेट आपको क्योंकि उसमें कुछ खास हो भी नहीं रहा है। बारिश हो रही है और मैच जहां कल था वहीं तक पहुंचा नहीं है, अब थोड़ा बढ़ गया है आगे, क्योंकि हम थोड़े से यहाँ पर आने में अपडेटेड नहीं थे। There's nothing much to report on that. लिहाजा आप लोग भी मतलब हमारा शो देखें। I guess you guys should move on with your life as well. अब टेस्ट सीरीज में हम व्हाइट वॉश हो चुके हैं, तकरीबन अभी होने वाले हैं, या फिर अब वनडे पर तवज्जो अपनी फोकस रखते हैं और मूव ऑन करते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। हम बात करेंगे पैनामा केस की, और पैनामा केस की समाअत अब रोजाना की बुनियाद पर होगी। मुझे इतने फनी लग रहे हो ना, जिस तरह आपने कहा लेट्स मूव ऑन विद आवर लाइफ। यस, बिकॉज़ यस, हां, कुछ लोग जो क्रिकेट लवर्स होते हैं वो फिर फंस जाते हैं, दे कैन नॉट डू एनीथिंग। यू आर वेरी राइट अबाउट दैट। पीपल अराउंड अस जो कि क्रिकेट में फंसे होते हैं एक्चुअली। राइट, ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट पैनामा केस, क्योंकि जिस तरह कि हम पहले मेंशन कर रहे थे कि वो जो समाअत है वो अब हर रोज हुआ करेगी, तो आपको अपडेट दे दे। सुप्रीम कोर्ट में पैनामा केस की समाअत अब रोजाना होगी। उम्मीद है कि इस अहम मुकदमे का फैसला भी अब जल्द सामने आ जाएगा। और गुज़िश्ता समाअत के आगाज पर ही बेंच के सरबराह जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने वाज़ेह कर दिया था कि समाअत में कोई गैर जरूरी जो है इल्तवा नहीं दिया जाएगा और मुकदमे की समाअत रोजाना की बुनियाद पर की जाएगी। इस पर तहरीक इंसाफ ने 2 हफ्तों में वजीर आजम के घर जाने का दावा कर दिया। और है कि पूरी कौम को हम मुबारकबाद देना चाहते हैं कि जो मुतालबा था पूरी कौम का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कि डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए मुकदमे की, डे टू डे समाअत होगी। मामला अगले इंशाल्लाह 15-20 दिनों में, महीने में निबट जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो डिस्क्वालीफाई होंगे इंशाल्लाह, और अदालत जो है वो पाकिस्तान के आइन को मुकद्दम करेगी। और उसके बाद जो है हम ये समझते हैं कि नून लीग अपनी नई क़यादत सेलेक्ट करे, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग बुलाएं, अपना नया लीडर भी सेलेक्ट कर ले। अच्छा जी, कुछ जजेस के रिमार्क्स हम शामिल करते हैं। समाअत के दौरान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा है कि देखना होगा कि सरकारी ओहदे का गलत इस्तेमाल कहीं तो नहीं हुआ। नवाज शरीफ ने 1997 में कहा कि वो बिजनेस से अलग हो रहे हैं, लेकिन हकीकत में यह हुआ कि वो सियासत भी करते रहे और बिजनेस भी करते रहे। बताया जाए कि वो कब वजीर आला और वजीर आजम रहे और कब मुल्क से बाहर गए। उन्होंने तहरीक इंसाफ के वकील नईम बुखारी से यह कहा है कि नेल्सन और नेस्कोल ऑफशोर कंपनियों की 2006 से पहले की मिल्कियत
आपने साबित करनी है, यानी बारे सबूत इस मामले पर पीटीआई पर डाला गया है, लेकिन उनको भी कुछ साबित करने के लिए कहा गया है। जस्टिस एजाजुल हसन ने पूछा कि फ्लैट किसने खरीदा, तो नईम बुखारी ने कहा कि फ्लैट ऑफशोर कंपनी नेस्कॉल ने खरीदा। मुकदमे का फैसला कुछ भी हो, खुश आइंद बात अब यह है कि तहरीक इंसाफ के साथ साथ मुस्लिम लीग नून भी इसे बहर सूरत मानने पर आमादा है। हमें अदालत पर अपना पूरा यकीन रखना चाहिए और एहतराम करना होगा, उनके फैसलों को मनवन मानना होगा। हम उनकी तरह नहीं, न्याजी साहब की तरह कि फैसला हक में आ गया तो अदालत और चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और नासिर मुल्क बहुत अच्छे, और फैसला खिलाफ आया तो इनसे बुरा कोई जज नहीं। ये बहुत ज्यादती है, ये इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाने के मुतरादिफ है, ये जजेस की तज़हीक है। और एक मौके पर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि मीडिया जजों के रिमार्क्स, ऑब्जर्वेशंस और सवालात को उनकी जाती सोच से ताबीर ना करे और जजों के सवालात वुकला से अंदर की बातें निकलवाने या केस के मरकजी नुक्ते तक पहुंचने के लिए होते हैं और इनकी बुनियाद पर बहस मुबाहिसे नहीं होने चाहिए। इस पे हम मजीद भी बात कर रहे हैं और ये भी अपडेट कर देंगे कि केस की समाअत दोबारा से अब कुछ देर में शुरू होने वाली है। लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। आज देखते हैं कि कौन क्या बात करता है और क्या बात करता भी ये है या नहीं, क्योंकि अदालत ने इस पर रिजर्वेशन जाहिर की थी कि ये जो अदालत के बाहर गुफ्तगू मीडिया टॉक्स का सेशन लगता है ये नहीं लगना चाहिए। और एक्चुअली दैट आल्सो क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, वी नो दैट। लेकिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब, उनसे बात करते हैं। जस्टिस साहब, ये बताइएगा कि अदालत की जानिब से केस की अब समाअत रोजाना होने की बात की जा रही है, तो आपको क्या उम्मीद है कि इसका जो नतीजा है वो भी जल्द निकल आएगा? देखिए, अदालत में जो हियरिंग रोज़ाना होगी, जो उन्होंने कहा है कोर्ट ने, ये तो वैसे भी होना चाहिए। हर एक इम्पॉर्टेंट केस की हियरिंग जो है वो हमेशा रोज़ाना डे बाय डे होती है। और इसमें चूँकि इम्पॉर्टेंट केस है, इसमें उन्होंने ख़ास तौर से कह दिया कि ये केस रोज़ाना होगी, इसकी हियरिंग रोज़ाना होगी। लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि जो आम तौर से मैंने सुना है, लोग कह रहे हैं कि शायद एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर फैसला हो जाए, क्योंकि ये आप मत भूलें कि इसमें बेइंतहा डॉक्यूमेंट्स दोनों साइड ने पेश किए हैं। और वो जहाँ तक के कोर्ट का ताल्लुक है, और कोर्ट ने ये कह भी दिया है कि वो फैक्ट्स की बिना पर फैसला करेंगे, यानी, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम हर एक दस्तावेज़ को देखेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे। जब अगर वो सब दस्तावेज़ को देखेंगे और सब डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करेंगे, तो अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो कि 2-3 दिन में या 4 दिन में हो सकती है। इसमें यकीनन कलामी के मास्टर साहब, लेकिन अभी हम आपसे दोबारा बात करेंगे, लेकिन अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे सुप्रीम कोर्ट को, जहां पर अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद बात करूंगा कि इसको लाइव कर दें ताकि यहाँ पे सरकारी वज़रा का और अपोजिशन वालों का मुख्तलिफ नुक्ता नज़र ना जाए। और मैं इंशाअल्लाह केस में इस्तदा करूँगा, अपनी बारी पे शायद कल आए या आज आखिर में आए, कि नवाज शरीफ साहब को बुलाया जाए, तलब करने की, नवाज शरीफ साहब को तलब करने की इस्तदा करूँगा, कतरी को बुलाया जाए और उस कतरी की शहादतों को बुलाया जाए ताकि उन पे सवाल हो सकें और ये केस अपनी मंतकी अंजाम को पहुंच सके। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे। पहुंचे, उन्होंने कहा कि आज वो इस्तदा करेंगे कि वजीर आजम को अदालत तलब करे और जिस कतरी शहजादे का खत आया था उसको भी तलब किया जाए। शाइख उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाइख साहब, अदालत की कार्रवाई जिस तरह से मीडिया में रिपोर्ट हो रही है, इस पर अदालत को तहफ्फुज़ात हैं, इसको जरा हमारे लिए एक्सप्लेन कर दीजिएगा, क्या वजह होती है उमूमी तौर पर और किस तरह से असरअंदाज हो सकता है? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क में कि ये तो अच्छी बात है कि प्रेस फ्री है, लेकिन ये फ्रीडम की वजह से अब ये हो गया है कि पहले जो नहीं था, यानी अब प्रेस जो है वो कोर्ट्स के जो कार्रवाई है वो मिनट बाय मिनट बयान करती हैं, और फिर जो लोग के पार्टीज़ होते हैं जो एक दूसरे के हलीफ होते हैं कोर्ट में, वो खुद
कोर्ट से बाहर आकर के जो कुछ कोर्ट में हुआ है उसके मुतालिक अपने अपने व्यूज़ देना शुरू करते हैं। ये यकीनन एक गलत चीज़, गलत ट्रेडिशन है जो कि अब शुरू हो गई है हमारे मुल्क में, और इसकी वजह से बड़ा नुकसान भी होता है क्योंकि गलत इंप्रेशन पब्लिक को पड़ता है कि कोर्ट क्या कर रही है। अब देखिए, जहाँ तक कि कोर्ट का ताल्लुक है, जो सिस्टम हमारा है हमारे मुल्क में, उसमें कोर्ट और वकीलों में एक किस्म का मुकालमा होता है, और उस मुकालमे में बहुत सी चीज़ें जजेस ऐसी कहते हैं जो कि वो बगैर फैसला किए हुए वो ये चाहते हैं कि कुछ उनके तरफ से मारूज़ात और हों ताकि वो सही फैसला कर सकें। तो इस तरह से वो उनको उकसाते हैं कि आप कुछ बोलें। तो उन चीज़ों को समझा ये जाता है पब्लिक में कि शायद फैसला हो गया, क्योंकि जो चीज़ जज के मुंह से निकली है वो समझते हैं कि वो फाइनल है, वो फैसला गया। तो ये गलत है जी। आपसे अभी मजीद बात करते हैं। आपको बस ये अपडेट कर दें नाजरीन को कि इमरान खान साहब जो हैं वो बनी गाला से चल पड़े हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में, और इन द मीन टाइम बाबर अवान और नईम बुखारी जो है काउंसिल ऑफ पीटीआई वो पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, तो पैनामा केस की समाअत के बारे में आपको अपडेट करेंगे लम्हा बलम्हा, लेकिन अभी हमारे पास मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड शायक उस्मानी साहब। जी उस्मानी साहब, आपसे एक और सवाल हम करना चाहते हैं कि अब आपको लग रहा है कि ये रीसेंट डेवलपमेंट्स में जो अब जो मुकदमा है वो सियासी नहीं लेकिन उसकी नौयत जो है वो कानूनी हो गई है, उसकी ज्यूरिसडिक्शन में आ गया है? देखिए, अभी तक तो ये जो बातें हो रही थी वो सियासी बातें हो रही थी, तकरीरें हो रही थी और वो मार्चेस हो रहे थे, सब कुछ हो रहे थे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि वो उसकी हियरिंग करेंगे, तो अब ये मुकदमा की हियरिंग शुरू हो गई। और शुरू में तो यकीनन बहुत सी बातें की गई कोर्ट के अंदर, जो पहली दफ़ा जो इससे पहले जब हियरिंग हुई थी बहुत सी बातें की गई थी जो कि कई गलत बातें भी थी और कुछ मामला सही तरीके से नहीं जा रहा था। लेकिन अब लगता ये ऐसे ही है, क्योंकि जिस तरह से आज जो शुरुआत हुई है कि यकीनन अब ये मामला कानूनी तौर पर इसको देखा जाएगा और जो फैसला भी होगा वो कानूनी फैसला होगा और कोई दूसरे किस्म का फैसला नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात कर रहे थे माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शायक उस्मानी साहब, और उन्होंने भी यही कहा, शुरू में ही उन्होंने कह दिया था कि इतने इंपॉर्टेंट जो केस होते हैं उनकी हियरिंग डेली होनी चाहिए। बिल्कुल, पैनामा केस की समाअत से मुताल्लिक हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं, नईम बुखारी, बाबर अवान साहब पहुंच गए हैं, इमरान खान भी कुछ देर में पहुंच जाएंगे। क्या बात करेंगे या नहीं आपको बताते रहेंगे, लेकिन अभी हुमा कुछ इन्स एंड आउट्स की बात करते हैं। और जब साल खत्म होता है तो वैसे ट्रेंड्स की बात होती है कि क्या इन रहा क्या आउट रहा, लेकिन यहां पर सियासत में भी कुछ इन हुआ है और कुछ आउट हो गया है। हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी जब वतन वापस पहुंचे हैं तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहीं बैकग्राउंड में चले गए। बिल्कुल, थोड़ा सा कंफ्यूजन उधर चल रही है। खैर, जो स्टोरी है वो आपके सामने रखते हैं, देन यू कैन मेक अप योर माइंड रिगार्डिंग दैट। आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी की वतन वापसी के बाद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पसे मंजर में चले गए हैं, जिस तरह अब्दुल्ला भी बता भी रहे थे। और पार्टी इजलास हो या मीडिया से बातचीत, हर जगह जरदारी ही छाए हुए हैं। 23 दिसंबर को दुबई से वापसी पर आसिफ जरदारी ने खिताब किया और फिर कराची और नोडेरो में पार्टी की आदत से मुलाकातें भी की, और फिर मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद भी मीडिया से गुफ्तगू उन्होंने ही की। और बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर भी सरप्राइज बिलावल की नहीं बल्कि जरदारी साहब की तकरीर में था। और हालांकि बिलावल इस रोज भी हुकूमत पर खूब गरजे थे। बिलावल भुट्टो मैदान में आ गया है, आप मेरे साथ देंगे या नहीं? हमने सियासी लॉन्ग मार्च की तैयारी शुरू करनी है। मैं अपनी 4 डिमांड्स मनवाने के लिए पूरा पाकिस्तान का दौरा करूंगा, तो तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूं। लेकिन इस धुआंधार तकरीर के बाद अंदरूने मुल्क दौरों के बजाय बिलावल बैरूने मुल्क चले गए हैं। कहा यह गया था कि वो मार्च की तहरीक चलाएंगे, पंजाब का दौरा करेंगे। 20 दिसंबर के बाद से उनके ट्विटर अकाउंट पर भी मुकम्मल खामोशी है। उसके बावजूद पार्टी रहनुमाओं का इसरार यही है कि असल क़यादत तो बिलावल भुट्टो ही है। इस वक्त अख्तियारात चेयरमैन बिलावल, इस तरह देखिए, क्योंकि कल मेरी जनाई साहब की मीटिंग हुई, एक इशू था, डिस्कस करना था। उसने कहा जी चेयरमैन आ जाएगा, आपको परसों मीटिंग होगी तो ये हम उसके साथ डिस्कस करेंगे।
उसके बाद ही कोई फैसला करें क्या करना चाहिए। अच्छा, हो सकता है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की बात दुरुस्त हो, लेकिन अगर आप मंगल को देखें तो डॉक्टर आसिम को जरदारी साहब अकेले ही मिलने गए थे। Yes, तो probably Bilawal is not in the country. So yes, वो कहाँ हैं और क्या हो रहा है? हालांकि वो काफी अपडेटेड रखते हैं, बिल्कुल हम यही बात कर रहे थे अपने ट्विटर अकाउंट पर। एनी स्पेकुलेशन अब्दुल्ला कि वो किधर Yes, होंगे? I guess he's in Dubai, but I guess this is not confirmed report. So yes, we have Secretary General Pakistan People's Party Punjab Nadeem Afzal Chand साहब, और उनसे जानते हैं कि मामला असल में है क्या। बिल्कुल चंद साहब, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। ये बताइएगा, जरदारी साहब की वापसी के बाद बिलावल कुछ बैकग्राउंड में चले गए हैं, पसी नजर नहीं आ रहे, इसका प्लान था या ऐसा खुद ही हो गया है? एक तो आपको अस्सलाम वालेकुम, सुबह सुबह आप इतने फ्रेश मूड में और एग्रेसिव मूड में हैं। तो बात यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब बिल्कुल आए इस मुल्क में, पहले भी आते थे। जब वो गए तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब वो वापस नहीं आएंगे, दूसरे कई और सियासी लीडरों की तरह, लेकिन वो वापस आए। और जो कुछ लोग कहते थे कि ट्रांजिट वीजे पे आए, उनको भी जवाब मिल गया। रही बात कि पीपल्स पार्टी को कौन चलाएगा, पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक जमात है। इस जमात में कभी भी फर्द वाहिद कोई फैसला नहीं करता, हमेशा मशावरत से फैसले होते हैं। और ये डेमोक्रेटिक है तो आज तक कायम है, इतने जबर के बावजूद। तो मेरे ख्याल में आपको चेयरमैन अभी कराची में है, आप भी कराची में बैठे हुए हैं, आपको 2-3 दिनों में हमारी स्ट्रेटेजी नज़र आ जाएगी। हमारी कोई स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजी के तहत चेयरमैन साहब हम अपनी वर्किंग कर रहे हैं, अपनी तंजीमें बनाने के सिलसिले में, अपने लॉन्ग मार्च, अपने धरनों के सिलसिले में, अपनी जो हमने जलसे करने हैं, जो हमने एक्टिविटी क्रिएट करनी है, वो हमारी अपने इंटरनल मीटिंग्स चल रही हैं। तो आपको इसी जनवरी में नजर आ जाएंगी। मैं इससे ज्यादा और कोई खोल के बात नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी ऐसी है कि हमने इससे ज्यादा बात नहीं करनी। रहेगी बात आपने स्ट्रेटेजी को मेंशन करते हुए आपने जलसों का और धरनों का भी जिक्र कर दिया, कुछ धरना प्लान भी कर रहे हैं आप? देखिए, मेरे ख्याल में इस मुल्क की जो हालत है इस वक्त, जो गुर्बत, महंगाई, किसानों का पिस जाना, और इस मुल्क की महंगी बिजली, और इस मुल्क की लोड शेडिंग, अब गैस की लोड शेडिंग, और फिर ऊपर से करप्शन के केसेस, फिर इदारों का बेबस होना, तो ये सारी चीज़ें, फिर असम्बली पार्लिमानी निज़ाम है, असम्बली के अंदर जाएंगे, जब असम्बली को हुकूमत खुद अहमियत नहीं देगी तो फिर सड़कों पे सियासत होगी ना। फिर सियासत हम चाहते थे कि इस निजाम में असम्बलियों में आप सड़कों की सियासत की बात करें नदीम अफजल चंद साहब, लेकिन एक तो हम अपने देखने वालों को भी थोड़ा सा मूड तब्दील करेंगे। आप हमारे साथ हैं, आपको भी एक मरतबा फिर से गुड मॉर्निंग, और आपका भी थोड़ा मूड तब्दील करते हैं। उम्मीद है कि आप भी पुराने गाने जरूर सुनते होंगे। कुछ हम ट्रिब्यूट देंगे बिछड़े हुओं को, पुराने म्यूजिक डायरेक्टर्स को, और फिर आपसे बात कंटिन्यू करेंगे। और आज लेडीज एंड जेंटलमैन, हम पाकिस्तान के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर नजीर अली की 14वीं बरसी मना रहे हैं। नजीर अली 1945 में गखड़ मंडी जिला गुजरावाला में पैदा हुए थे। मौसीकार एम अशरफ की इन्होंने शागिर्दी इख्तियार की। कुछ इनके म्यूजिकल बिल्कुल ऐसे तो बातें करते रहेंगे, थोड़ा सा म्यूजिक हो जाए। कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है। आज तो प्यार में, आज तो प्यार में मर जाने को जी चाहता है, तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है। आज तो प्यार में, आज तो प्यार में मर जाने को जी चाहता। और आपको बताएं कि नजीर अली ने 36 साल में 140 फिल्मों में अपने फन का जादू जगाया। घड़ियां बीती जैसे सदियां बीत गईं, ओ तेरे बिना यूं घड़ियां बीती जैसे सदियां बीत गईं, हो तेरे बिना यूं घड़ियां बीती। ऐसी रातों टल गई रात,
5 जनवरी 2003 को लाहौर में इनका इंतकाल हुआ, यानी आज ही की तारीख। और व्हाट ब्यूटीफुल पीसेस ऑफ म्यूजिक दैट ही हैज प्रोड्यूस्ड। तेरे बिना यूं घड़ियां बीती जैसे सदियां बीत गईं, इट्स स्टिल एज फ्रेश एज इट वाज। और पहला गाना हमने सुना था तेरे कदमों में, निशो मैडम पे पिक्चराइज हुआ। क्या वो खूबसूरत लग रही शी वाज थी। ब्यूटीफुल। और ये मैडम, ये बड़ी अजीब सी बात है, जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है, जो न मिल सके वही उफ, मैडम की आवाज, मतलब कि कोई भी गा ले, लेकिन मतलब कोई भी लिख ले, लेकिन मैडम जब गाती हैं तो उसका एक और इम्पैक्ट होता है। एनीवे, टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। और हम बात कर रहे थे जनरल सेक्रेटरी पीपीपी पंजाब से नदीम अफजल चंद साहब, वो अभी भी हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद उनसे मजीद बात yes, करेंगे। and once again, good morning. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उन लोगों को जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, सिडनी से आपको अपडेट देंगे। सूरत हाल मैच की है 152 for 3। पाकिस्तान का अब तक का टोटल है, अभी ताजा विकेट गिरी है और अजहर अली 71 रन बनाकर पवेलियन लौटे हैं। लेकिन लेट्स मूव ऑन, और हमारे पास मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब नदीम अफजल चंद साहब। और पीपल्स पार्टी और खुसूसन मजमूई तौर पर मुल्की सियासत की हम बात कर रहे हैं। और चंद साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि हुकूमत के खिलाफ जो एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान है, जिसका ये भी कहा गया है कि 3 मरहलों में चलेगी, एक तो 3 मरहले हमें ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें, और इसकी क़यादत कौन करेगा, जरदारी साहब या फिर बिलावल? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप जियो की वसादत से, आपके प्रोग्राम की वसादत से तमाम लोगों को जो भुट्टो शहीद तीसरी दुनिया के एक अजीम रहनुमा के चाहने वाले हैं या कभी उसके दुश्मन होते थे, आज उसके लिए दुआएं करने वाले हैं, उन सब को उनकी सालगिरह पे मुबारक देता हूँ। और ये एक ऐसे इंसान की आज सालगिरह है जिसके इस पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारे एहसानात हैं, और गरीब आवाम के ऊपर, छोटे तबकों के ऊपर। अब आपकी रहेगी बात, दूसरी बात का जवाब मैं देता हूँ कि कौन क़यादत करेगा। क़यादत यकीनन फील्ड में बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। आसिफ अली जरदारी साहब, उनका एक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहे, इस मुल्क के लिए उनकी कुछ खिदमात हैं। उन्होंने एक कुछ विजनरी ऐसे काम किए हैं जिस पे आज हर बंदा उन कामों की तारीफ करता है, खा वो गवादर पोर्ट हो, खा वो 18वीं तरमीम हो, ईवान सदर से इख्तियारात लेकर पार्लियामान को मजबूत करना हो, या सी पैक का मनसूबा जो आज सबसे एक मेन इस मुल्क का सबसे बड़ा नारा लगाया जाता है, सी पैक का भी मैं समझता हूँ असल खालक और मूवर आसिफ अली जरदारी थे और पीपल्स पार्टी थी। तो मैं समझता हूँ कि कोई जो सड़कों पे आने वाली बात आप कर रहे हैं, हमारी पीपल्स पार्टी डेमोक्रेटिक जमात है। हम जमहूरियत हमारी एक कमजोरी है, यही हमारी मजबूती है। अब कभी जब मीडिया के लोग बैठते हैं तो वो कहते हैं जी ओ जी जमहूरियत नहीं, मुखा है। हम कहते हैं वो जमहूरियत है। जमहूरियत होगी तो मैं सियासत करूंगा, दूसरे लोग सियासत करेंगे, सब लोग सियासत करेंगे, आम आदमी की आवाज उठेगी, आपकी आजादी राय होगी। जमहूरियत नहीं होगी तो फिर कुछ भी नहीं होगा। फिर आपने काले कानून इस मुल्क में बहुत सारे देखे हैं, हिस्ट्री में पढ़ लें, आपके मीडिया के लोग बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि कैसा होता है वो। अब रह गई सूरत हाल कि पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या है। स्ट्रेटेजी यकीनन बड़ी सादा सी है। इस मुल्क में ये जो इशू सबसे बड़ा इशू चल रहा है करप्शन। देखिए, करप्शन भी बिल्कुल इस मुल्क का बड़ा इशू है, लेकिन उससे भी बड़ा इशू दहशतगर्दी है, उससे भी बड़ा इशू महंगाई है, गुर्बत है, उससे भी बड़ा इशू इस मुल्क की गवर्नेंस के इशू है, उससे बड़ा इशू इस मुल्क की। अच्छा, तो चंद साहब फिर ये बता दें कि आप किस चीज के खिलाफ आ रहे हैं, और जो तरीकेकार हम पूछ रहे हैं, बहुत तरीके हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, हुकूमत की अटेंशन लाने के लिए। सड़कों पे आया जा सकता है, लिखा जा सकता है, इंटरनेशनल फोरम पे बात किया जा सकता है। आप लोगों की उस लिहाज से क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, हम पार्लियामान में इशू को उठाएंगे। ये जो मैंने इशूज आपको गिनवाए हैं, ये सारे इशू बाशमूल पैनामा, ये सारे इश्यूज हम पार्लियामान में भी उठाएंगे। हम वकला के पास भी जाएंगे, हम किसानों के पास भी जाएंगे, वकला कन्वेंशन होंगे, किसान कन्वेंशन होंगे। हम अपने जलसे करेंगे, अवाम को मोटिवेट करेंगे, क्योंकि अब इलेक्शन भी आने वाला है। अवाम को बताना है कि इस गवर्नमेंट ने जो इस वक्त हुक्मरान तबका एक बैठा हुआ है, इन पैनामा इशू भी इनका था। इस मुल्क का सबसे बड़े करप्शन केस से पहले स्कैंडल भी इनके थे, लेकिन इनका एक ऐसी मैनेजमेंट है कि कभी कभी लोग इनको, आज अल्लाह माफ करे आप तो नहीं कहते,
लेकिन लोग समझे थे कि शायद ये बड़े ईमानदार लोग हैं, लेकिन इनकी हिस्ट्री पिछली देखें तो वो सबको पता है। तो ये सारे इश्यूज आप आवाम के पास लेके जाएंगे तो आवाम इसको एंगेज होगी, आवाम इसको इन इश्यूज को ओनरशिप देगी, तो फिर ही वो इशू रिजॉल्व होंगे। ठीक है, यानी चंद साहब पार्लिमानी सियासत में भरपूर अंदाज में हिस्सा लेगी या पीपल्स पार्टी और इसी फोरम पर आवाज उठाएगी, लेकिन साथ साथ इलेक्शन की मोमेंटम कैंपेन की भी बनाएगी। पंजाब की सियासत की बात करेंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी का पंजाब पे फोकस रहा है। अभी जो यौम तासीस के सिलसिले में तकरीबात हुई थी लाहौर बिलावल हाउस में हुई थी, क्या जरदारी साहब का भी फोकस पंजाब पर उसी तरह होगा जिस तरह बिलावल का रहा है? देखिए, पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का बेसिक महवर ही पंजाब होता था, लाहौर होता था। और मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ जब 1988 में जब फारूक लगारी को चीफ मिनिस्टर ना बनने दिया गया, पीपल्स पार्टी को मरकज में हुकूमत दे दी गई गुलाम इसहाक खां के दौर में और पंजाब ना दिया गया। पीपल्स पार्टी से हमेशा पंजाब छीना जाता है। जो पसे पर्दा लोग हैं जो करते हैं मैनेज, वो छीनते हैं पंजाब। और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को पंजाब से कमजोर करो जितना कर सकते हो। बहुत सारे इश्यूज के ऊपर उन्होंने पीपल्स पार्टी को इस तरह रगड़ा। मुख्तसरन चंद साहब सुबह का टाइम है, लेकिन मुझे ये बता दें आप कि आपने सिंध में उस तरह से अपेरेंटली डिलीवर नहीं किया। पंजाब में गुज़श्ता इंतखाबात में जो हाल हुआ वो सबके सामने है। पंजाब के लोगों के पास आप लेकर क्या जाएंगे? क्या ये रोल मॉडल तो नहीं दिखाएंगे जो सिंध में है? देखिए, डिलीवर तो जो इस वक्त पंजाब में हो रहा है वो पंजाब के अस्पतालों की हालत देख लें। शहबाज शरीफ साहब कितनी दफा चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, उनकी जमात तीसरी दफा 5वीं दफा हुकूमत में, 35 सालों से पंजाब में हुकूमत में है। और आप न्यू हॉस्पिटल की हालत देख लें और आप दूर जाएं छोटे जिलों में, छोटे इलाकों में, तो वहां जाएं। आप वहां डिलीवर के, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। अपने जियो के नुमाइंदे को कहें कि मेरे इलाके में फुलरवान सिटी में चला जाए, वहां के पीने का पानी देख ले, वहां का सैनिटेशन, वहां की गंदगी देख ले, और वहां 40 करोड़ रुपया का मंसूबा भी चल रहा है 5 सालों से। ऐसे आप हर शहर में आपको बता सकता हूं। आपका कैमरा, माजरत के साथ, मैं बड़ा डरता हूं आपसे, माजरत के साथ आपका कैमरा जिस तरह कराची को दिखाता है इसी तरह पंजाब के इलाकों को दिखाए ना उसी नजर से, तो आपको पता चल जाए कि पंजाब में और सिंध में कितना फर्क है। दिखाया जाता है। एटलीस्ट हम जियो के बारे में बात हम बेचेंगे क्या, जो आपका अगला सवाल है। जी चंद साहब कंप्लीट करें। आपका सवाल था कि आप बेचेंगे क्या पंजाब में, आप क्या लेके जाएंगे प्रोग्राम बड़ा सादा सा है। इस मुल्क अच्छा चंद साहब चलिए ये बता दें, अभी हमने देखा है कि जरदारी साहब और बिलावल दोनों जो है वो ज़िमनी इंतखाब लड़ेंगे, तो उनका इंतखाबी निशान क्या होगा दोनों का? देखिए, इसके ऊपर डिबेट हो रही है, इसके ऊपर लीगल इश्यूज भी हैं। उन इश्यूज को हमने सी में भी डिस्कस किया और उन इश्यूज के ऊपर हम, मेरा ख्याल 1-2 दिनों में फैसला हो जाएगा कि यहाँ ये पार्टियां मर्ज की तरफ जाती हैं या अपने अपने निशानों पर। अच्छा चंद साहब ऐसा भी कहा जा रहा है एक तो तीर पे लड़ रहे और एक 2 तलवारों पे लड़ रहे हैं, वो निशान। देखिए, अभी इसके ऊपर फैसला नहीं हुआ, सच्ची बात है। सी में डिस्कशन हुई थी, लेकिन इसके ऊपर फिर लीगल ओपिनियन के लिए वकाला की कमेटी बनाई गई थी कि ये उनका काम है, वो रिपोर्ट वापस पार्टी को देंगे। तो यानी बेसिकली बिलावल तीर पे लड़ेंगे, आप ये कह रहे हैं? हाँ, मेरे ख्याल में तो उस दिन तो यही ख्वाहिश उनकी ये थी कि मैं तीर पे लड़ूं इलेक्शन। ठीक है, ख्वाहिश उनकी यही है कि वो तीर पे इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी पंजाब नदीम अफजल चंद साहब। और सुबह सुबह, बल्कि इनफैक्ट कल से ही बड़ी हार्ट ब्रेकिंग एक खबर भी चल रही है, आपको पता है क्या बात? बिल्कुल, टोटली चेंजिंग गियर्स। लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा फैन थे अरशद खान ऑल्सो नोन एज चाय वाला के, उनके लिए सैड खबर है कि चाय वाला ने अब अपनी रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस कर दी है। एंड उन्होंने बड़ी सडनली शोबिस ज्वाइन किया, एंटर किया शोबिस को, और अब वो उतनी ही सडनली शोबिस से निकलने की बातें भी कर रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही हमने लास्ट वीक में इनका जबरदस्त किस्म का फोटोशूट एक शेयर किया था अपने देखने वालों से, और ये उनकी म्यूजिक वीडियो आई और ये कहा गया है कि इनकी फैमिली को कुछ तहफ्फुज़ात हैं, लेकिन इनके मैनेजर की तरफ से कहा गया है कि अब वो मजीद काम नहीं करेंगे। बिल्कुल, और जिस फोटोशूट का अब्दुल्ला आप जिक्र कर रहे हैं, दैट वाज द बोन ऑफ द कंटेंशन, जिसको कहा जा रहा है कि वो ही फोटोशूट थी जो कि उनकी फैमिली को शायद इतनी अच्छी नहीं लगी और नामुनासिब लगी। और इन्होंने कहा है कि बट आई वाज जस्ट थिंकिंग, इमेजिन गोइंग टू इस्लामाबाद नाउ और चाय वाला से आपको चाय। वी होप दैट ही मेक्स अ कम बैक टू द स्क्रीन, वो कुछ मना लें शायद उन्हें लोग। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड वी विल सी यू राइट आफ्टर दिस शी यू शॉर्ट ब्रेक। मतलब शोबिस से शी हो गया। बट
बैक। अच्छा, कुछ हमें बातें सुबह सुबह ऐसी करनी पड़ती हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो हमारा दिल जला रहे होते हैं, तकलीफ में हम लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन ये बातें करना बहुत ज़रूरी है। और हम इस वक्त जिक्र कर रहे हैं तैयबा की और उसका क्या अपडेट है आपको बताएं कि तैयबा तशद्दुद केस में वालिदैन ने तो मुसालहत कर ली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगी। एंड थैंक गॉड कि किसी ने नोटिस लिया है। जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस साकिब निसार ने एडिशनल सेशन जज राजा खुर्रम अली खान के घर में कम सिन मुलाजमा पर तशद्दुद का अज खुद नोटिस लेते हुए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आइंदा 24 घंटे में रिपोर्ट तलब की है। और तैयबा नामी बच्ची को आपको अपडेट करें कि तशद्दुद के बाद जलाने की कोशिश भी की गई थी। इसके हाथ जलते चूल्हे या फिर तवे पर रख दिए गए थे और मामले को समझौते के बाद दबाव देने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद नोटिस लिया। अब जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की भरपूर तवक्को हम सब कर रहे हैं, करनी चाहिए भी। आसमा जहांगीर साहिबा ने भी यह मामला उठाया था। जियो न्यूज पर खुसूसी तौर पर इस इशू को हाईलाइट किया गया था। घरेलू मुलाजिमा तैयबा के वालिद ने मुकदमे को बेबुनियाद सरासर करार दे दिया था, राजीनामा कर लिया था, सुलहनामा कर लिया था और अदालत ने एडिशनल सेशन जज की अहलिया की महज 30,000 रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली थी। और यह भी कहा गया था कि कुछ पैसों की सेटलमेंट हुई है और वो भी बहुत कम, और 5,000 रुपए की महाना उजरत यानी मंथली इनकम पर। बच्ची जो है वो मरते मरते बची है और यहाँ सेटलमेंट हो रहे हैं। खैर, आपको बताएं कि इससे पहले बच्ची ने मैजिस्ट्रेट को बयान में बताया था कि उस पर तशद्दुद हुआ और खाना नहीं दिया जाता था और अंधेरे कमरे में सुला दिया जाता था। बच्ची ने यह भी बताया था कि झाड़ू गुम होने पर उसे मार पड़ी और काफी मार पड़ी और मालकिन ने हाथ जलते चूल्हे पर रख दिए, जैसे अब्दुल्ला भी हमें बता रहे हैं, और चाय बनाने वाली डोई सीधे मुंह पर दे मारी थी, जिसके निशानात अगर आप बच्ची की तस्वीर देखें तो उसके जिस्म और चेहरे पर वाजे भी हैं। और बच्ची ने बयान में कहा था कि 2 साल से जज राजा खुर्रम अली खान के घर काम करती थी, मगर इस दौरान वालिदैन मिलने भी नहीं आए और सिर्फ बाहर से 5,000 रुपए की तयशुदा जो तनख्वाह थी वो ले जाते थे। अच्छा, इस मामले का एक दूसरा पहलू यह भी है कि हमारे माशरे में कितनी गुर्बत और कितनी लाचारी और कितनी बेबसी है कि लोग 5-5 हजार रुपए महाना के एवज अपने बच्चे इस तरह लोगों के घर मरने के लिए दे दिया ना, प्रॉब्ली रख देते हैं। एक बार जब तैयबा पर तशद्दुद की इंतहा हो गई तो फिर चीखों की आवाजें मामूल से ज्यादा बुलंद हुई, तो फिर महल्ले की खवातीन भी इकट्ठी होकर घर के बाहर पहुंची, लेकिन दरवाजा किसी ने नहीं खोलना था और जलने की तकलीफ से तैयबा चीखती रही, लेकिन उस पर किसी को रहम नहीं आया। एक्चुअली पूरा मोहल्ला सुनता था मगर बेबस था। अब मीडिया ने आवाज उठाई है तो पड़ोसी खुर्रम और उनकी अहलिया भी इस मामले पर बोल पड़े हैं। देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। क्या होता था उसके साथ, जख्म कितने होते थे उसको? जख्म तो उसके जो आखिर में मुझे किसी दोस्त ने बताया जो उनका करीबी था ना, उसी ने बताया कि उसको इधर जख्म थे, मुंह के ऊपर, हाथ के ऊपर काफी तशद्दुद किया हुआ था। और ये भी बता रहे थे कि रात को जो है ना उसको जो है ना फर्श पे लिटाते थे, बिस्तरा भी नहीं देते थे। इस सर्दी में भी, यानी वो सर्दी अंदर कमरे में उसको कुछ भी नहीं देते, रजाई वगैरह ना। इधर किसी ने देखा था ना तो उसने फिर इधर माले में जो है ना इकट्ठे हो गए थे, तो फिर उन लोगों ने इनका दरवाजा भी खटखटाया कि आप बच्ची हमें दे दे, तो उन लोगों ने बच्ची इनको नहीं दी। तो फिर ये ह्यूमन राइट्स वाले आए, बच्ची को मारने की आवाज़ें आती थी, बस ये बच्ची कहती थी मुझे मारते हैं, मुझे खाना भी सही तरीके से नहीं देते हैं। रोने की आवाजें आई हैं, बहुत से लोग भाग के गए हैं अंदर से, रोने की आवाज़। वैसे ये तो किसी के घर भी होता है जो नाकाबिले माफी है, लेकिन द फैक्ट कि ये एक जज के घर में हुआ है इस किस्म का, मतलब दिस इज अनबिलीवेबल। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड वी विल सी यू राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। Welcome back, ladies and gentlemen, and good morning once again. मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तान और मेरे साथ हैं हुमा अमीर शाह, and we have two very special people with us. हमारे साथ 2 बहुत ही खास मेहमान हैं। पाकिस्तानी फिल्में बहुत अच्छी बात है अब बनना शुरू हो गई हैं और हम सबको और ज्यादा ये देखना भी शुरू कर देनी चाहिए। इंट्रोड्यूस कर देना। अच्छा, इनकी इंट्रोडक्शन इतनी लंबी है, वैसे तो शी इज रिकग्नाइजेबल बाय फेस ओनली, लेकिन फिर भी मैंने चीजें लिख ली हैं। जी, एंकर पर्सन है, टीचर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, पॉलिटिशियन है, ब्यूरोक्रेट है और अब रिसेंटली फिल्म मेकर भी हैं और म्यूजिक में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। मेहताब राशिदी साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। वेरी हैप्पी, बहुत बातें आपसे करनी है और साथ ही उनके बेटे भी हमारे साथ हैं जी, राफे राशिदी भी आए हैं। दोनों आए हैं अपनी नई फिल्म जो है, फर्स्ट फिल्म, उसको जिसका नाम है थोड़ा जी ले। व्हाई नॉट, हम सारे जी और अब हम टॉप स्टोरी शामिल करते हैं।
पैनामा लीक्स केस में वजीर आजम को अदालत बुलाया जाए, दरखास्त गुजारों ने पक्का इरादा कर लिया। सुप्रीम कोर्ट से बाकायदा दरख्वास्त की जा रही है और शरीफ खानदान के वकला अब भी पूरे एतमाद नजर आते हैं। गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने वालों का हाल सबके लिए इबरत का निशान बन गया। मुल्क के चंद मखसूस इलाकों में इंसानी स्मगलर्स का राज है। बज़ाहिर हुकूमती इक़दामात नाकाफी लग रहे हैं। लेजेंड और इनके बेटे, इनके साहबजादे राफे राशिदी हमारे साथ हैं। शीज़ न्यू फिल्म, ही इज़ अ न्यू फिल्म मेकर। इससे पहले 2 मरतबा इलेक्शन भी कंटेस्ट कर चुके हैं, लेकिन हम बात करेंगे एक और लेजेंड की जो हम सबसे जुदा हो गए। कल के रोज हम बात कर रहे हैं क्लासिकी गायक उस्ताद बड़े फतेह अली खान साहब की, जिनका इंतकाल हुआ है इस्लामाबाद में। अब उनकी मैयत लाहौर पहुंचा दी गई है। इनका आबाई घर है रावी रोड लाहौर में, वहां पर इनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। पटियाला घराने के ये चश्मो चिराग थे। उस्ताद अख्तर हुसैन खान साहब इनके वालिद, उस्ताद अमानत अली खान साहब बड़े, जबकि उस्ताद हामिद अली खान साहब इनके छोटे भाई। क्या आवाज़ है, और मेरा दिल चाह रहा है कि हमारे शो का बैकग्राउंड स्कोर जो है ना वो म्यूजिक ये लग रहा है, क्योंकि बातें हमारी जरा मैच मेहताब राशिदी साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। क्यों ना इसी बात से स्टार्ट करें कि आपने उस्ताद साहब को कभी लाइव सुना है? जी मैंने सुना है, और वो दौर ऐसा था कि जब ये इतना एक्सपोजर नहीं था, इतने चैनल्स नहीं थे, महफिलें बहुत होती थी, माहौल बहुत अच्छा होता था और लोग बैठते थे। और ख़ास तौर पर रेडियो पाकिस्तान उस ज़माने में एक ऐसी चीज़ थी, वहाँ इसी तरह के फेस्टिवल्स होते थे। तो मैंने इनको सुना है, अमानत अली खान को भी सुना है, इनको भी सुना है। और जिस तरह से एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि इनसे पहले जो गुजर जाने वाले हैं उनकी थोड़ी चीज़ें हमारे पास रह गई, कुछ रिकॉर्ड्स, कुछ चीज़ें, लेकिन इनके पास इमेजेस हैं, इनकी इमेजेस हैं, आप सुन लेते हैं, वो प्रिजर्व होंगी और आने वाली जो जनरेशंस हैं वो देखेंगे। आर्काइव्स यकीनन मौजूद हैं। और राफे, आपके पास आने से पहले जिस फिल्म के लिए आज हम सब यहाँ जमा हैं उसका ट्रेलर देखते हैं पहले, और उसके बाद इस पे डिस्कशन करेंगे। ये लोग कौन है भाई? अबे यही तो हमारे हीरो ने भाई। अच्छा, तुझे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। प्रॉपर ट्रीटमेंट, बेटर डॉक्टर्स, सब कुछ मैं देख लूंगा। 10 दफा मेरा मोबाइल गन पॉइंट पे छिन चुका है। हेलो बेबी। अरे मिशा, यू स्टिल हियर? जी, आपको रिपोर्ट ईमेल करके निकलेंगे। सो राफे, आप मुझे बताएं कि आपने आईटी पढ़ी, 2 मरतबा आपने इलेक्शन कंटेस्ट की, ये फिल्म बनाने का ख्याल कहाँ से आ गया भाई? बहुत शौक था बचपन से कि फिल्म बनानी। ऑब्वियसली 5 साल का बच्चा तो फिल्म बना सकता है, लेकिन विद टाइम पासिंग जब रिवाइवल भी आए, अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली थी। सो एक कहानी लिखी
और फिर अम्मी को पढ़ाई, मैं कहा कि क्या ख्याल, अम्मी बोलती है कि तुम राइटर भी हो, तुम लिखते अच्छा, भी हो। अम्मी के लिए डिस्कवरी थी, ये डिस्कवरी थी बिकॉज यू नो फ्रॉम कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डाइवर्स बैकग्राउंड। नहीं ऑनेस्टली नहीं पता होता। कहती किसी राइटर से पढ़ा दो, वापस दिखा दो। मैं बोला आपको फेथ नहीं मेरे प्रोडक्ट के अंदर? अम्मा की नजर से पढ़ा था या एक क्रिटिक की नजर से, प्रोड्यूसर की नजर से पढ़ा? अम्मा की नजरों से तो बहुत सारी चीजें हम इधर उधर कर दिए हैं, लेकिन अगर एक चीज लिखी गई है तो हमें उनका क्रिटिक भी होना चाहिए। बिल्कुल। तो इसलिए मैं क्रिटिक हूँ और इनके वालिद साहब बहुत बड़े क्रिटिक हैं, और इन मामलों में वो नहीं बख्शते। और मैं उस चीज में यकीन रखती हूँ कि जो आपके बहुत नजदीक हैं वो अगर आप पर को बताते हैं कि ये चीज सही नहीं है तो आप उन पे भरोसा कीजिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप बेहतर हो। वरना इस तरह प्रेस तो कोई भी कर सकता है, लेकिन आपको सच्चाई सुननी है। बिल्कुल सही, और उस पर आपको यकीन होना चाहिए, फेथ होना चाहिए कि अगर ये कहा गया है तो फिर इसको दोबारा देखें। तो इसने जब मुझे ये स्क्रिप्ट दिया और कहा कि देखें, तो मैंने पढ़ा, कहा कि आप व्हाट डू यू थिंक। तो मैंने कहा कि जो कहानी लिखी गई है और जो वोकैबुलरी इस्तेमाल हुई है, जो एक्सप्रेशंस इसमें बताए गए हैं, वो शायद मैं ना लिख सकूं, क्योंकि आप उस जनरेशन से आपका ताल्लुक है और ये इज परफेक्ट। अच्छा, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन आपसे, क्योंकि ऑब्वियसली आप देखिए ना कि किधर से आ रहे हैं कनेक्शन, उन्होंने क्या क्या काम किया, तो एक्सपेक्टेशन इस मूवी में भी हमारी जबरदस्त है। लेकिन मेहताब साहब, मैं आपसे पूछूंगी, आपका अपना बीच पे मतलब बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म, एक जिंदगी का वो टाइम आता है व्हेन यू थिंक कि आपने सब फर्स्ट जो थे कि मैंने पहली बार ये किया, पहली बार वो खत्म हो जाते हैं, यू हैव डन एवरीथिंग, बट दिस इज द फर्स्ट फॉर यू अगेन फर्स्ट। एग्जैक्टली, ये तो बड़े एक चैलेंजिंग फर्स्ट है। इसमें मुझे यूँ कोई चैलेंज इसलिए नहीं लगा क्योंकि अगर ये चीज़ एक कर रहा है और इनको जानते हुए कि इनका मिजाज क्या है, ये किसी चीज़ के पीछे पड़ जाएं तो करके दम लेंगे, ये चीज़ इन्होंने अपने अब्बा से सीखी है। और मैं जो हूँ आई एम रिलैक्स पर्सन, हो जाएगा। पढ़ाई होती थी तो आखिरी रात पढ़ना है, लेकिन ये ठान लेता है कि ये मुझे करना है तो इसमें घुस जाता है। उसमें मुझे फेथ था। बात यह है कि बहुत सारे लोग कहते हैं सारे नए चेहरे और सारी ये चीजें और ये रिस्क, तो रिस्क क्या होता है? रिस्क यही होता है आप जिंदगी में कुछ करें ना। तो इसलिए ये एक प्रोजेक्ट उठाया है, और अगर हम भी इसके साथ ना खड़े होंगे, जब मैं फेथ नहीं करती इसमें, मैं नहीं ट्रस्ट करूंगी, तो दूसरा कौन? नहीं जी, फैमिली की सपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप स्टोरी के बारे में बताएं, ये दोस्ती की कहानी तो है, लेकिन इस कहानी में क्या क्या नया है, क्या ओरिजिनल है या इंस्पायर्ड है? ये जो कास्ट है इतनी बड़ी कास्ट है, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए जी, वो 7 कैरेक्टर्स पे बेस्ड है, सारे कॉलेज से मेल जोल में है, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। इट्स वेरी प्रैक्टिकल रिलेटेड टू आवर लाइफ कि भाई आप यू डिस्कनेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम and then reconnect over an incident. तो एक हमारा प्रोटैगनिस्ट है बिलाल अब्बास खान, he is a DJ, he is a music producer. Everything in excess is not good, so something happens. तो मैंने लाइफस्टाइल डिस्कस किए हैं 7 डिफरेंट बैकग्राउंड्स के, कि आपको एक बैलेंस होना चाहिए लाइफ में। ऑब्वियसली फिल्म का एलिमेंट है, बिकॉज व्हेन समवन पेज मनी टू गो वॉच अ मूवी तो पैसा वसूल होना चाहिए, तो इट्स फिक्शन एट द एंड ऑफ द डे। और दूसरा नए चेहरे, इंस्पिरेशन इट से लिए द सोशल लाइफ दैट यू हैव, द सिटी दैट वी लिव इन। इंस्पिरेशन बेसिकली 2 years ago I shot a promo, और साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर एक 7 साल के अंदर वो होता है ना कि दोस्ती बढ़ जाए 7 साल ज्यादा, तो फ्रेंड्स लास्ट फॉर लाइफ टाइम। तो मैंने 7 कैरेक्टर उठाए थे और उसमें मैंने कहानी लिख दी। 1-2 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो शायद मेरी जिंदगी में आ चुके हैं, जिस थोड़ी इंस्पिरेशन ली है। उनको पता भी चल जाएगा कि ये तो मैं हूं, ये तो मुझ पे है, मुझे कॉपीराइट दो, पैसे दो। बट यस, इट्स अ लिटिल बिट इंस्पायर्ड फ्रॉम आवर करंट सोशल सीन एज वेल। एक हमारे पास एक काम वाली भी है, रमशा खान, उसको मैंने काम वाली बोला बिकॉज आज की जो एम्पावर्ड वुमन है उसका भी बैलेंस देखा है कि उसको कैसे बैलेंस करना चाहिए। काम वाली कहा तो मैंने कहा काम वाली। वो तो हमने फिल्म को सेल करने के लिए टर्म्स किए हैं। नहीं, बट यू नो दैट्स सो गुड। लोग कहते हैं कि जी सुबह औरतें आती हैं, मासियां, यू नो, ये ना सॉरी, हमारा फॉर्मेट कुछ इस तरह का है। हमें साथ साथ खबरें भी शामिल करनी होती है, लाइव रिपोर्ट करने होते हैं, लोगों को इन्फॉर्म भी करना होता है। हम इस्लामाबाद आपको लिए चलेंगे, जहां कश्मीर के हवाले से एक बैनुल अक़वामी सेमिनार चल रहा है, वहां पर वजीर आजम बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर and Shiza Fatima Khwaja, General Secretary, Young Parliamentarians Forum. Honorable parliamentarians, worthy delegates from the United Kingdom, Canada and the European Union, leaders from Azad Jammu and Kashmir, and Kashmiri brothers and sisters, and youth representatives of Pakistan, ladies and gentlemen. Let me first of all extend a very warm welcome to all the delegates, especially who are joining us from abroad. I would like to commend the organizers of the seminar
for this timely initiative. I'm certain that you will have fruitful discussions, and these discussions will help highlight the plight of the people of Kashmir. Ladies and gentlemen, Kashmir is an integral part of Pakistan's identity. Our hearts beat in sync with our Kashmiri brethren. We share each moment of their pain and pleasure. We rejoice in their happiness and we grieve in their gloom. I salute the spirit and determination of the people of Kashmir for continuing their struggle for the inalienable right of self-determination in the face of brutal and deliberate repression. The youth of Kashmir are writing a new chapter in Kashmir. The Shahadat of Burhan Wani, vibrant and charismatic young leader, has become a rallying for the freedom-loving people of the territory. In an effort to silence that one voice, the oppressors have found that they have 1,000 more. Ladies and gentlemen, supporting the just struggle of the people of Kashmir for their right of self-determination is an article of faith for every Pakistani. We know what they are going through. Pakistan will always support morally and politically and diplomatically the rights of Kashmiri people and continue to prick the conscience of the professional community for their right of self-determination. The peaceful protests that continue for the past more than 5 months are an expression of the indomitable courage and the will of Kashmiris. Pakistan will make sure that the world knows about what is happening in Kashmir. We have sent delegations to important capitals abroad, and I have personally raised the issue of Kashmir in front of the international community in my address to the United Nations General Assembly in September 2016. Ladies and gentlemen, to paraphrase Martin Luther King Jr., history will have to record that the greatest tragedy is not the strident clamor of the bad people, but the appalling silence of the good people. Oppressors will continue to oppress, and the oppressed will continue to bleed unless the conscience of the world cries out clearly and loudly, enough. The world needs to tell India that enough is enough. 70 years of brutal repression and 70 years of determined Kashmiri struggle in the face of oppression have clearly demonstrated that cries of freedom cannot be stifled by the sound of bullets. If that had been the case, more than half of the world would still be enslaved. Ladies and gentlemen, Pakistan desires peaceful relations with all of its neighbors. We must cast aside the baggage of history. We must look to the future. We owe it to our people to give them the gift of development and progress that people of most other regions of the world are enjoying. One of the preconditions for this is a halt to repression in Kashmir. Kashmir cannot remain wild forever. And I would like to reiterate the 4-point formula that I presented at the United Nations General Assembly last year. It must be understood that the people of Jammu and Kashmir have to be an integral part of a final settlement of the conflict, since they are the real arbiters of their destiny. United Nations resolutions on Kashmir recognize
their right to self-determination. The world is a guarantor of their rights. So I take this opportunity to once again urge the international community to make all-out efforts to ensure that Kashmiris get the right that was promised to them 70 years ago. Among those who promised them the right was not just Pakistan and members of the Security Council speaking for the international community, but also India. The United Nations Security Council's resolutions on Jammu and Kashmir must be implemented. The way forward is to allow the people of Jammu and Kashmir to exercise their right to self-determination through a free and fair plebiscite held under the United Nations. The sufferings of generation after generation of the Kashmiris must now come to an end. Ladies and gentlemen, the nation, the parliament, and the government will continue to support an indigenous struggle of the Kashmiris with all diplomatic and moral means. Is one clear manifestation of this determination. I thank all for participating. All of you who are sitting here, I thank you for your participation in this important seminar. It sends a clear message to the people of Kashmir. कश्मीर के हवाले से बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस है जिसका इंतज़ाम किया गया इस्लामाबाद में। वज़ीर आज़म बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, शनाख्त है। बुरहान वानी की शहादत के बाद कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी में नया वलवला और जोश आया है और हम मुख्तलिफ सतह पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर कश्मीरियों की इसी तरह हिमायत, उनकी भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। बिल्कुल, और ये अभी चल रहा है सिंपोजियम, ये जो कॉन्फ्रेंस है ये चल रही है और इसकी अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। मेहताब राशिदी साहिबा और राफे उनके बेटे हमारे साथ हैं। ये अपनी फिल्म जो है जरा जी ले, थोड़ा जी ले, थोड़ा जी ले, थोड़ा जी ले, जरा जी ले, शायद थोड़ा जी ले, गाना था, as long as they're saying it जी ले, हाँ मतलब जी ले, live a little, very nice। अच्छा, we were talking जब ये सारा हो रहा था, थोड़ा सा let's talk on the current state of affairs जो टेलीविजन की है, because माशाल्लाह आपने इतना कुछ किया है और आपने बड़े ग्राउंड ब्रेकिंग काम किए, मतलब बाकी जो हम लोग सारे आए हैं वो आपको देखते हुए आए हैं कि आपने किस लेवल का काम किया है। Are you satisfied with अब जो आप देखती हैं, अगर मॉर्निंग स्लॉट ही देख लें, since we are sitting here? नहीं, मैं सच्ची बात तो ये है कि मतलब लोग कहते हैं जी ये तो पुराने लोग हैं तो उनको कहा, लेकिन देखिए आपके पास जब इतना टाइम होता है, मॉर्निंग शोज स्पेशली, मैंने मॉर्निंग शोज को प्रोड्यूस किया जब मैं हम पे थी और हमने वो शोज किए हैं। मेरे सामने ये होता है कि आपके पास इतना एयर टाइम होता है जिसमें आप बहुत कुछ लोगों तक इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं, आप उनकी जिंदगियों में फर्क ला सकते हैं, अवेयरनेस ला सकते हैं, जो कि करते भी थे पहले, और उसमें यह है कि आपकी ऑडियंस उस वक्त ज्यादातर होती है वो खवातीन जो घरों में बैठी हुई हैं और उस वक्त अपने चीजें समेट रही होती हैं, बच्चों को स्कूल भेज चुकी होती हैं, मियाँ चले जाते हैं, तो वो आपकी चीजों को एब्जॉर्ब करने वाली हैं। उनको अगर आप इस पर लगा दें कि अच्छा तो ये फलां जो जोड़ा है वो इतने का बना और ये चीज इतने की होगी और आप ये मल दो मुंह पे और ये कर दो, सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज एक्चुअली वो बहुत ही खराब हो गया। बहुत सारे शोज में हम देखते हैं कि कोई भी एक बहुत सा बेवकूफ़ाना सवाल का जवाब दे दो, लेकिन उसके लिए जो है वो मुंह में आप सेब फंसा लो, आम खा लो और इसलिए अपनी शक्ल बिगाड़ लो। तो ये चीजें जो है उन्होंने लोगों को दो चीजों से बिल्कुल अलग कर दिया है। एक तो वो भूल गए कि पूरी दुनिया उनको देख रही है, दूसरा ये कि मांगने की आदत आ गई है। इवन रमजान में मांगने की आदत आ गई, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो ये चीजें जो है वो सेल्फ एस्टीम और ये खत्म, इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस प्राइड इन यू। आपने कहा कि अच्छा इस शो में और लोग मांग रहे हैं, टिकट दे दें, पास दे दें, सिर्फ इस वजह से। लेकिन हमें सीखना क्या है, तहजीब शाइस्तगी क्या है, गुफ्तगू का अंदाज क्या है। बिल्कुल, मैं इसके बारे में हमने मजीद भी बात करनी है और खास तौर पे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इनकी फिल्म में बहुत सारे लोग हैं, सो देयर इज अ लॉट ऑफ वो किस तरह मैनेज किया, क्या कोई लड़ाई होती थी, नहीं होती थी, किस तरह सब लोग फ्रेंडली थे, नहीं थे। ऑल्सो मेहताब साहिबा चूंकि आई हुई हैं, आई वांट टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी, अभी ब्रेक ले रहे हैं, उससे वापस आके मैं आपसे पूछूंगी कि ये जो कहा जाता है कि ये जो स्लॉट है मॉर्निंग शोज वाला हम बात करते हैं, खवातीन इंटरेस्टेड नहीं है और किसी और चीज में, ये गलत है या सही है, ये भी हमने बात करनी है। But we are going to take a short break.
वेलकम बैक टू जियो पाकिस्तान। आज हमें बहुत ही मजा आ रहा है क्योंकि हमारे बड़े ही जबरदस्त गेस्ट हमारे साथ हैं। मेहताब राशिदी साहिबा हमारे साथ हैं, उनके बेटे राफे हमारे साथ हैं और ये दोनों अपनी फिल्म प्रमोट करने आए हैं थोड़ा जी ले। थोड़ा जी ले, लेकिन हम आपको कहेंगे कि बहुत ज्यादा जिए और थोड़ा बहुत ज्यादा जीना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक स्टोरी है, वो हम शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि तरक्याती फंड्स की सिर्फ 35% रकम जारी की गई है। बिजली और पानी के मंसूबे नजरअंदाज हो रहे हैं। हुकूमत ने रवा माली साल के दौरान तरक्याती मंसूबों के लिए 800 अरब रुपए मुख्तस किए थे, लेकिन माली साल के पहले 6 माह में सिर्फ 279 अरब रुपए जारी किए गए, जो मजमूई रकम का तकरीबन 35% बनता है। हालांकि मंजूर शुदा निजाम के तहत माली साल के पहले 6 माह में मजमूई तौर पर 40%, जबकि बाकी के 6 माह में 60% फंड जारी किए जाने थे। और लोड शेडिंग जल्द खत्म करने के दावों के बावजूद पहले 5 माह में तवानाई की स्कीमों के लिए सिर्फ 12% फंड ही फराम किए जा सके और गुज़िश्ता माह दिसंबर में इस रकम में इजाफा किया गया और वो इसे 31.5% तक पहुंचा दिया। वज़ीर आज़म का क्या कहना था? बन रहे हैं वो बड़ी तेज रफ्तारी के साथ बन रहे हैं। मैं खुद इसकी निगरानी कर रहा हूं और इंशाल्लाह मैं इस बात को यकीनी बनाना चाहता हूं कि जो वादा किया है कौम से कि हम 2018 में बिजली की किल्लत का खात्मा कर देंगे, तो मैं इंशाल्लाह उस वादे को, उस कमिटमेंट को ऑनर करने के लिए, उस पर पूरा उतरने के लिए मैं भाग दौड़ कर रहा हूं, खुद मेहनत कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे अल्लाह के फजल करम से यकीन है कि जिस स्पीड से अब काम आगे बढ़ रहा है, ना सिर्फ कि बिजली 2018 में उसकी किल्लत खत्म हो जाएगी, बिजली की कमी पूरी हो जाएगी, बल्कि इंशाल्लाह बिजली पाकिस्तान में सस्ती भी हो जाएगी। अच्छा, ये बिजली के जब वादे होते हैं मैं थोड़ी सी पर्सनली हर्ट हो जाती हूँ, बिकॉज ये वादे हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं। वी डोंट नो वेयर दे आर गोइंग, बट एनीवे इसके बारे में एक शेर कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। रियाज आंडी हमारे साथ है इस स्टोरी पे मजीद बात करने के लिए। और जी रियाज, बताइएगा कि क्या वजह क्या है, ये तरक्याती फंड्स जो है ये रिलीज क्यों नहीं हो रहे, क्या हुआ है? देखिए, जब आप बजटिंग करते हैं तो उसके अंदर एक इक्वेशन ये होती है कि 100 रुपए आपने आपकी आमदनी होगी, उसमें से आपने 20 रुपए जो है वो तरक्याती मंसूबों पे खर्च करने हैं। लेकिन अगर आपकी आमदनी ही 80 रुपए होगी तो वो डेफिनेटली कट आएगा। हमारा सबसे बड़ा जो मसला है वो है हमारी टैक्स आमदनी जो बढ़ के नहीं दे रही, और जब वो नहीं बढ़ती तो आप तरक्याती अखराजात जो है उसी को कट लगाते हैं। करंट एक्सपेंडिचर को आप कट नहीं कर सकते ना। यहाँ पर हुमा मैं एक और बात करना चाहूँगा। नॉर्मली इसकी जिम्मेदारी लगाई जाती है FBR के ऊपर, उसके ऊपर उंगलियाँ उठाई जाती हैं कि वो टैक्स कलेक्शन नहीं कर रहा। वो सिर्फ एक टैक्स कलेक्शन बॉडी है जिसको ऊपर से अहकामात आते हैं और वो अपना काम करती है। ये बात बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। FBR तो चाहता है कि ज़रूरी शोबे के ऊपर टैक्स लगना चाहिए, नहीं लग रहा। ऊपर से हम गवर्नमेंट की तरफ भी अगर जाते हैं तो मैं आपको एक वीट की मिसाल देता हूं कि मुल्क के अंदर 1300 रुपए जो इस वक्त सपोर्ट प्राइस है, उससे जो वीट पर किलो बनता है वो 32 रुपए 50 रुपए बनता है। आज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आप जाते हैं तो वो 14 रुपए किलो बनती है। तो 18 रुपए हम सब्सिडी दे रहे हैं। ये वो अखराजात हैं जो हमारे बैलेंस को आउट करते हैं। और फिर आप ठीक है, किसानों की मदद होनी चाहिए। किसान जब इनकम कमाता है तो उसको फिर टैक्स भी देना चाहिए, लेकिन नहीं देती। FBR चाहती है कि टैक्स कलेक्शन हो। FBR ये भी चाहती है कि जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके साथ बिल के। रियाज, ये बताइएगा अब कि हर बंदा टैक्स नेट को बढ़ाने की बात करता है, लेकिन होता अल्टीमेटली कुछ नहीं है। होता यही है कि जो ऑलरेडी टैक्स नेट में होते हैं उन्हीं पर परसेंटेजेस में टैक्स बढ़ा दिया जाता है, टैक्स नेट नहीं बढ़ पाता। अब ये जो सिनेरियो है इसमें कौन कौन से मंसूबे मुतासिर हो रहे हैं जो हमने स्टोरी शेयर की? अब्दुल्ला, जो आपने स्टोरी दी है उसमें राइट के पावर सेक्टर को एलोकेशन कम हुई है, और अगर मैं 800 अरब में से वो 100 अरब रुपए वो निकाल दूं जो टेम्परेरी डिस्प्लेस पर्सन के लिए रखे गए हैं 100 अरब, तो सिर्फ 700 अरब बनते हैं। और 700 अरब के ऊपर जब मैं एलोकेशन देखता हूं तो सिर्फ 30% होती है, 40% होनी चाहिए जो नहीं हो रही। जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है वो है अंडर डेवलप एरिया के लिए रखे गए थे 27 अरब रुपए, उसमें से एक पैसा भी वहाँ के लिए रिलीज नहीं किया गया। और हमने एक स्टोरी की थी फोर्ब्स की जिसमें ये कहा गया था कि जो मुल्क की तरक्की है, जो इस वक्त माशी तरक्की है, उसके अंदर जो हर्डल्स आ सकते हैं उसमें जो सबसे बड़ा इशू हो सकता है वो है रेवोल्यूशन। और रेवोल्यूशन को कहा इंफ्रास्ट्रक्चर 27 अरब रुपए रखे गए थे, लेकिन अफसोस के 1 रुपया भी जारी नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया आजादी हमारे साथ थे। और सिडनी टेस्ट से अपडेट ये है कि मिसबाह 18 रन बनाकर आउट हो गए हैं। 178 फॉर पाकिस्तान का अब तक
का टोटल है। देखते हैं कि क्या हम बनता इतनी है। पेनफुल बातें क्यों कर रहे हैं? लेकिन हम फिल्म की बात करेंगे। अब हम फिल्म की बात करेंगे। राफी मुझे बताएं, कोई जरा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाएं। 7 लोगों की कास्ट हैंडल करना कितना मुश्किल था? लड़ाइयां, झगड़े, गाने कितने हैं, किसको कितने गाने मिले, इस पे भी झगड़ा होता है। आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल एक एक करके। अच्छा, गाने 5 हैं, 7 इंसॉम्बल कास्ट है, सारे फ्रेश फेसेस थे, तो ऑब्वियसली सबकी डिमांड थी कि स्क्रीन टाइम हमें मिलेगा या किसी और को नहीं मिलेगा। होता है। पर मैंने सबके साथ फेयर ही था, सबको उतना ही टाइम मिला है। 2 आवर्स के लिए आप सबको साथ ही देखेंगे। और ये भी होता था कि जब आप आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं शूट करने के लिए, दैट्स अ चैलेंजिंग टास्क। हमने it's shot in Pakistan? It's shot in Pakistan. We shot in Larkana, Thatta, Kinjar, Karachi. Oh, lovely. Very nice. We've capitalized on the cinematography. तो यस, वहाँ पे जाते थे तो अब 50-60 लोग के घर में रहते हैं। जब शूटिंग हो रही होती है, सुबह उठा जाता था, मैं तो सो जाता शूट करके, उठता था तो कभी मेरा एडी जो है वो किसी कास्ट मेंबर से लड़ रहा होता था, तो ऐसे मसले मसाले चलते रहते थे। हमने इस मूवी को 45 डेज में शूट किया है। इसमें 45 डेज में हुआ है। और इस फिल्म में थोड़ा हॉरर भी है। अच्छा, सरप्राइज भी है, क्योंकि रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, दोस्त यार हैं, तो वहाँ पे एक हमने दरगाह दिखाई है, सो उस पे कहते हैं कि एक कैरेक्टर पूछा तुम यहाँ पे रहे, तुम्हें डर नहीं लगता है? तो वहाँ पे थोड़ा सा हॉरर एलिमेंट भी डाला है। But otherwise it's like a love story. It's a comedy drama film with elements of everything film should have. Comedy, drama, entertainment, horror. Total मसाला। नहीं, बट अब आपने मसाला कह दिया तो गानों का भी पूछना पड़ेगा। कोई डांसेस, कोई मतलब बिल्कुल है जी। हमारा जो गाना है जीना लागे है, जो हमारा म्यूजिक प्रोड्यूसर डीजे है, वो फिल्म ओपन्स विद दैट। एंड उसके अंदर वो आप क्लब का जो है पूरा पार्टी का माहौल है, तो वी हैव दैट सेटिंग, तो हमने उसको भी कैटर किया। लेकिन आई वुडंट से आइटम नंबर है, बिकॉज इट्स अ यूथ बेस्ड फिल्म, तो थोड़ा सा पॉजिटिव इसमें हमने इमेज पे फोकस किया है। एंड रिवाइवल है, तो मैं चाहूंगा कि रिवाइवल भी होगी थोड़ी, मतलब कि थोड़ी ना, मतलब इस पे हम इंस्पायर करें यूथ को कि एक अच्छी चीज बनी है। अच्छा राफी, फिल्म बनाना इट्स अ प्रोजेक्ट ऑफ पैशन, मतलब अब आप पैशनेट नहीं है तो मतलब ये वो काम नहीं है जिसको आप कर लें। सो दिस इज योर फर्स्ट, टू ईच देयर ओन, बट एब्सोल्युटली, बट इज इट लाइक अ वर्क थिंग फॉर यू? आपका पैशन है या आप पहले ही बना के देखेंगे वेदर आई वांट टू गो ऑन विद इट और नॉट? एंड जस्ट लाइक मम सेड दैट कि ये जब चढ़ जाता है किसी चीज छोड़ता नहीं है, तो मेरा तो दूसरा स्क्रीन पे भी तैयार हो गया है। अच्छा। एंड लुकिंग एट द सक्सेस ऑफ हाउ इट गोज, इंशाल्लाह जी, इट विल बी वेरी सक्सेसफुल। आपा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रोडक्शन में आपकी कितनी इनपुट रही है? आप बीच बीच में कहीं समझाती रही हैं, बताती रही हैं कि ये ठीक कर लो, ये ना करो? नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन इज नॉट माय फोर्टे, टू बी वेरी फ्रैंक। जो चीज़ मैं जानती नहीं हूँ मैं इसको नहीं कह सकती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने जस्ट एक दफ़ा एक सीन करके हमें कहा आप आ जाएं, हम आपको रिहर्सल्स कर रहे थे, हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो मैं गई और अकबर साहब गए और हम जाके बैठे, इन्होंने हमें बिठाया और सामने उनसे कहा कि सीन करो। तो जब उन्होंने सीन करके और ख़त्म किया तो एक तो मेरी आंखों में थोड़े से आंसू थे और उसके बाद फिर बेअख्तियार ताली बजी और मुझे खुशी हुई कि इन्होंने इतना प्रोफेशनली काम किया था। हम तो सिर्फ घर के ऊपर से झांकते थे नीचे बेसमेंट में, वो क्या रहा है, इसके काम में हमने इंटरफेयर नहीं किया। इसने पूरा काम इतना प्रोफेशनली किया है, उसमें मैं समझती थी कि ये बहुत गैर ज़रूरी होगा हम इसको कहें कि ऐसे नहीं करो, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो इसने जो चीज़ खुद विजुअलाइज की है, आपको इनका विजन समझ आ गया था? मुझे इनका विजन भी समझ में आ गया और इस पर मुझे ट्रस्ट है। मुझे ये पता है कि ये अच्छा करेगा, ये करता है तो अच्छा करता है। तो लेकिन वो चीज़ें जो हमें नहीं समझ, हाँ कोई डायलॉग हो, कोई बात हो, एक दो दफ़ा उसको मैंने कहा है कि ये चीज़ जो तुमने यहाँ रखी है इसको किसी और से कहलवाओ, अच्छा नहीं लगता, सुनने में अच्छा नहीं लगता और देखने में अच्छा नहीं लगता। विजुअली राष्ट्रीय साहब ने इसको कुछ शॉर्ट्स बताए कि जी इसको तुम इस तरह से करोगे तो कैसे लगेगा, एंड ही फॉलोड दैट। और ये नहीं कि अच्छा बाबा कह रहे हैं तो नहीं, इसको समझ में आ गया कि यस दैट वुड बी मच बेटर। हम व्यूअर भी तो है ना। हाँ, आई एम जस्ट सो अमेज्ड कि आपकी तो फैमिली के अंदर ही आपको इतने अच्छे पॉजिटिव क्रिटिसिज्म आपसे भी आपसे बहुत बातें करें, लेकिन मैं बार-बार कह रहे हैं कि ब्रेक ले लें, तो हम विल टेक a short break and we'll see you right after the break. अच्छा, एक खबर जिस पे हमने बात करनी है, बड़ी ज़रूरी, जल्दी से कर लें क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम रह गया है। तुर्की में अगवा होने वाले पाकिस्तानियों के बाजियाब होने की खबर तो आ गई, लेकिन इंसानी स्मगलिंग से निपटना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और पाकिस्तान से हर बरस हज़ारों नौजवान जो हैं खुशहाल ज़िंदगी की तलाश में इंसानी स्मगलरों को लाखों रुपए देकर यूरोप, अमरीका या इवन ऑस्ट्रेलिया का रुख करते हैं, लेकिन मंजिल तक कम ही लोग पहुँच पाते हैं। और ऐसे ही 6 पाकिस्तानी नौजवान एजेंटों के झांसे में आकर यूनान
दौरान ग्रीस जाने के लिए निकले। 3 माह की इन्होंने पनाह ली तुर्की में, पनाह गुज़ीनों की हैसियत से गुजारे, मगर कुछ अरसे बाद ही इन्हें मुबैना तौर पर कुर्द अगवाकारों ने यरगमाल बनाकर उनके अहल खाना से $20,000 फीकस तावान का मुतालबा किया। एक हफ्ता पहले इन अफराद पर बदतरीन तशद्दुद की वीडियोज फिर अहल खाना को मौसूल हुई थी और फिर मामला मीडिया पे आया और इसका दफ्तर खारजा ने नोटिस लिया और अब इनके बाद में खबर आई कि इनको वहां से तुर्क पुलिस ने एक्शन करके बाजियाब कराया है। राना अंसर गुजरावाला से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अंसर बताइएगा, FIA ने अब तक क्या डिटेल्स जारी की हैं इस केस से मुताल्लिक, कब तक पहुंचेंगे ये लोग? जी बिल्कुल, तुर्की में जो 4 पाकिस्तानियों के अगवा का मामला है उस पर काफ़ी पेशरफ्त हुई है। FIA ने जो मुल्जमान हैं, जो मगवी अफराद को पाकिस्तान से तुर्की जिन्होंने भिजवाया था और जिनके पास जाकर ये लोग तुर्की में ठहरे थे, उनमें से 3 अफराद को गिरफ्तार कर रखा है, उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज है और उन मुल्जमान के ज़रिए जो है वो FIA हुकाम ने तुर्की में वसीम भट्ट नामी एक मुल्जम से रब्ता भी किया है। ये भी बताइएगा हमें राना कि ये गुजरांवाला और गुजरात से इंसानी स्मगलिंग जो है उनके वाकयात हमें बहुत सुनने में आते हैं, मतलब वहाँ क्यों ये ज़्यादा होता है? वजारत दाखिला की जो इंसानी स्मगलिंग के हवाले से इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त है उसमें भी ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक गुजरांवाला से है और गुजरांवाला में गुजरात के जो लोग हैं वो इस इंसानी स्मगलिंग के जुर्म में सर फहरिस्त हैं। FIA हुकाम के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गुजरात और दीगर इसके इर्द गिर्द जो इलाके हैं ये वो इलाके हैं जिनमें से ज़्यादातर अफराद जो है वो कई साल पहले यूरोप चले गए थे, वहाँ जाकर सेटल हो गए। उन अफराद में से कुछ लोगों ने ये जो इंसानी स्मगलिंग का काम शुरू किया और जो अफराद बाहर रहते थे उन्होंने जब पाकिस्तान में आलीशान घर बनाए, पैसे की चमक देखकर जो नई नस्ल थी वो उनमें ज़्यादा रुझान पैदा हुआ और जो ज़मीनी रास्ते से इंसानी स्मगलिंग है इसमें उस वक़्त इजाफा ज़्यादा हुआ जब हवाई रास्तों से बजरिया जब वीज़ों में यूरोपियन ममालिक की तरफ से सख्ती की गई तो तब इंसानी स्मगलिंग के जो ज़मीनी रास्ते थे इनमें बताइएगा कितने फीसद हैं, इनमें से कितने अफराद हैं जो अपनी मंजिलों पर पहुंच जाते हैं, जहां जाने के लिए निकलते हैं, और बाकी कितनों के साथ ये होता है जो इन 4 अफराद के साथ हुआ? जी बिल्कुल, जो यहाँ से लोग जो है ज़मीनी रास्ते से यूनान तुर्की की तरफ जाते हैं इनमें से तकरीबन 80% अफराद जो हैं वो अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं और यही सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोग जो हैं वो उन अफराद को देखकर ये रूट्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। 20% अफराद जो है वो ऐसे हैं जिनमें से कुछ ईरान में पकड़े जाते हैं, वहाँ से डिपोर्ट होते हैं, या फिर तुर्की में जाकर उन्हें पकड़ लिया जाता है, वहाँ से वो वापस आ जाते हैं। इस सारे रूट्स में जो सबसे ज़्यादा हादसात का शिकार होते हैं वो तुर्की से यूनान का जो समुद्री रास्ता है इस पर ज्यादा हादसात होते हैं। और ये जो अगवा का मामला है इस बारे में FIA का कहना है कि इस तरह के केसेस जो हैं इंसानी स्मगलिंग के इस इंसानी स्मगलिंग के इस रूट्स में बहुत कम देखने को आए। बहुत शुक्रिया राना अंसर, हमसे बात कर रहे थे। बहुत ही मुश्किल बात है और ह्यूमन स्मगलिंग दिस इज द वर्ल्ड ओवर, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान। हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया है। मेहताब साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी थोड़ी सी, आज भुट्टो साहब की सालगिरह भी है, हमने अपने शो पे वो भी मनाई है, आपकी वाबस्तगी भी रही है, आप बेनज़ीर भुट्टो से बहुत क्लोज भी थी। कुछ बताएं कि लोग क्या अभी भी उतने ही इंस्पायर्ड हैं भुट्टो साहब की लेगेसी से, उनकी जिंदगी से? उसकी लेगेसी तो आप बता ही नहीं रहे ना, जो उसकी लेगेसी थी वो तो खत्म हो गई। आज मैं यही देख रही थी कि आज भुट्टो साहब की सालगिरह है लेकिन वो शायद एक किसी कन्वेंशन सेंटर में या इनके किसी दफ्तर में मनाई जा रही है। उसी से शुरू हुआ था, उसी का नाम लेके ये पार्टी चल रही थी आगे। अब चूंकि 1-2 शहीद और हो गए हैं तो वो इसी एक्सप्लॉयटेशन है, लेकिन जो उसका फलसफा था और जो चीज़ थी जो उसने लोगों को बात करने का हौसला दिया था और इसके सामने के एक किसान जो है वो खड़ा होकर अपनी बात करे और अपना वोट का हक इस्तेमाल करे, वो चीज़ खत्म हो गई है। और जो आप कह रहे हैं ये कि इसलिए नहीं कह रही कि मैं पीपल्स पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन एज एन एनालिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट और इंटरनेशनल रिलेशन इज माई सब्जेक्ट, आप जब एनालिसिस करते हैं तो वो जो फिलॉसफी थी, वो जो जिद्दोजहद थी, वो अब तो हालात ऐसे हैं कि इससे भी ज्यादा जिद्दोजहद करने की जरूरत है, लेकिन वो चीजें कारआमद नहीं है, सिर्फ नारेबाजी है, लेकिन असल हकीकत कहीं और है और लोग बेचारे भूलते ही जा रहे हैं। ठीक है, आप बीइंग अ पॉलिटिशियन हरसेल्फ, हमने सोचा हम फायदा उठा लें। जल्दी से फिल्म कब रिलीज हो रही है राफे, सबको बता दो। January 2017, everyone has to go and watch this film, support Pakistani cinema, support Pakistani media industry। हमने बड़ी मेहनत की है, रिवाइवल है सिनेमा की, साल का नया तोहफा है। Please go out, watch this film. Absolutely. We have high expectations, so we are going to be watching. Thank you so much for coming on the show. Thank you so much. और जाते जाते हम जल्दी से क्या नज़ीर अली साहब म्यूजिशियन को याद करेंगे, आज उनकी बरसी मनाई जा रही है और धमाल, इन्होंने क्या क्या खूब धमाल कंपोज किए जो आज भी उतने ही फ्रेश हैं और हर कव्वाली का इख्तिताम इसी धमाल पर होता है।
एंजॉय करें। खुदा हाफिज़, कल मिलेंगे।